अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन वीजा की गैर मुअय्यना मुअत्तली ने आलमी सतह पर बहस छेड़ दी है। जहां मेगा हामी इसे बड़ी पॉलिसी शिफ्ट करार दे रहे हैं, वहीं नाकिदीन इसे महज सियासी स्टंट करार देते हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि ट्रम्प की गुड बुक्स में होने के बावजूद पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल क्यों किया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान दो वाज़ेह धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। एक तरफ कंधार में मुकीम सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह खूनजादा का सख्त गिर गिरोह है जो इंटरनेट और खवातीन की तालीम पर पाबंदी का हामी है। दूसरी जानिब काबुल में सिराजुद्दीन हकानी और मुल्ला याकूब का अमलियत पसंद गिरोह है जिन्होंने इंटरनेट की बंदिश जैसे फैसलों पर सुप्रीम लीडर की खुली मुखालिफत की। आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक ये अंदरूनी खल्फिशार जल्द ही हिबतुल्लाह खूनजादा की बरतरफी का सबब बन सकता है। क्या अफगानिस्तान में भी रजीम चेंज का खतरा बढ़ता जा रहा है? इन तमाम इशूज के साथ साथ ट्रम्प के नए गजा प्लान समेत दीगर मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों पर तफसील से जानकारी देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आपका सलाम तो रिवर्स हो गया सेठ साहब, क्यों? आपको सनद दे दी है किसी ने कि आप ठीक सलाम करते हैं? जी, आज एक मौलाना हजरात ने एक इंटरवेंशन की है। उनका एक सवाल की जवाब आया है। उन्होंने कहा कि आप पहले अस्सलाम वालेकुम कहते थे, फिर आपको किसी ने कहा कि ये तो सही नहीं है, तो आप अस्सलाम वालेकुम कहा करें। तो फिर आपने ये कह के अस्सलाम वालेकुम कहना शुरू कर दिया जी। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सलाम कहना भी बिल्कुल सही है, हाँ। अस्सलाम वालेकुम कहना भी बिल्कुल सही है जी। और अस्सलाम वालेकुम भी कहना बिल्कुल सही है। अगर आप ऐड करना चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू वगैरह वगैरह, जितना गुड़ डाले उतना मीठा। हाँ, जितना, हाँ। ये मसूद खान न्याजी साहब हैं, हाँ। मसूद खान न्याजी लाहौर से, हाँ, जिन्होंने आपको सनद दे दी है कि आप जैसे मर्जी सलाम करें। करें, तीनों चीज़ें जायज़ है, हाँ। और उन्होंने हवाला कुरान शरीफ का भी दिया है। तो अब बात यह है कि मैंने तो पंजाबी है, मैं तो अस्सलाम वालेकुम कह के फ़ारग होना चाहना, हाँ। मगर अब वो कुछ साहब है वो कह रहे अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। तो अगर मैं कभी सलाम, कभी अस्सलाम वालेकुम, कभी अस्सलाम वालेकुम कह दिया करूँ तो लोग माइंड ना किया करें। चले, ये तो आप मॉडिफाई करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन हम आपको इतना रिलैक्स नहीं होने देंगे। अगर आपने किसी की खातिर सलाम चेंज कर लिया था तो हम कुछ और भी चेंज करवाना चाहते हैं। तेरी खैरियत है। जब आपके यहाँ इतनी एक्सेप्टेंस है लोगों के फीडबैक की, तो ज़रा एक और फीडबैक लें। हाँ जी, ये क्या है? कभी भी अपनी लाइफ में मैंने नहीं देखा कि आपने कभी जो है वो शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट पहना हो। तो अगर आपको इमेज से बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है या आप समझते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा ड्रेस नहीं है तो वो तो अलग बात है। अदरवाइज़ आई थिंक कि अगर आप एक दफ़ा एटलीस्ट वंस अगर आप शलवार कमीज़ पहने और वेस्ट कोट पहने अपने प्रोग्राम में तो ये जो है ना लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो सर ये काइंडली कंसिडर कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मेरे ड्रेस कोड के ऊपर या लफ्ज़ों की इतनी एम्फसिस क्यों है। हम तो यहाँ एक सियासी प्रोग्राम करने बैठे होते हैं और कोई मेरी टाई के बारे में बात कर रहा है, कोई मेरे रुमाल के बारे में। अब आप शलवार कमीज़ पे ले आए हैं मुझे, और उधर सलाम के ऊपर इशू बन गया है एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूँ? मुझे वो एक कहानी है, मेरा ख्याल है मैं जवाब देने से पहले वो कहानी आपको बता दूं क्या है। एक था गधा, अगर आपको गधा नहीं पसंद तो खोता कह लें। एक था गधा ओब्लिक खोता, एक था वालिद ओब्लिक प्यो, एक था पुत्र ओब्लिक पुत्र। तो ये जा रहे थे कहीं, तो वालिद ने बेटे को कहा तुम गधे पे चढ़ जाओ। लोग आगे जा रहे थे, उन्होंने कहा देखे वालिद बूढ़ा है और बेटा जवान है, बेटे को नीचे होना चाहिए, वालिद को ऊपर होना चाहिए था, ये देखे क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वालिद साहब गधे पे चढ़ गए और बेटा नीचे उतर गया। अब वो जा रहे थे आगे तो लोग मिले, लोगों ने कहा देखो ये वालिद कितना जालिम है, बेटे को जो चढ़ाना चाहिए था और खुद चिल्ले। वालिद है, आफ्टर ऑल ही हैज टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन। वो तो वालिद साहब उतर गए। अब दोनों चल रहे थे तो गधा अलग साथ साथ चल रहा था। तो लोग आगे लोगों ने कहा कि ये देखो यार कितने बेवकूफ़ लोग हैं। गधा तो इसी काम के लिए तो होता है कि बोझ उठाए, ये करे वो करे, और ये दोनों जो है गधे को साथ साथ लेके चल रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं।
उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो दोनों गधे पे चढ़ गए। बैठ गए। अच्छा, अब वो जा रहे थे, आगे और लोग आ गए, उन्होंने कहा देखो है ना बोले, वो गधा बेचारा इतना जुल्म उसके ऊपर, इतना बोझ डाला हुआ है उसके ऊपर, ये जानवर है, बोल नहीं सकता, देखे बेजुबान मखलूक, जो बेजुबान है वगैरह वगैरह। और दोनों जनाब उतर के उन्होंने गधे को घोड़े पे अच्छा सर पे चढ़ा लिया और चलने लगे। आगे फिर लोग आ गए, उन्होंने कहा देखो यार है गधा तो अपनी जगह पे, ये भी गधे हैं, ये दोनों खोते हैं। अब बात ये है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जो भी बंदा करता है आगे से कोई ना कोई ऑफेंस ले लेता है, एतराज़ कर लेता है। तो बेहतर है गधे को सर पे उठा लिया जाए। अच्छा वैसे सेठी साहब आप पहनते क्यों नहीं है कमीज शलवार? हाँ, तो अब जो असली सवाल है कि वो शलवार कमीज़ वाला, हाँ क्यों नहीं पहनते? अच्छा क्यों नहीं पहनते? अच्छा, आपको शायद हैरानी होगी, बिकॉज आई थिंक ये या तो जेन जी की बात है, या उससे पहले जो भी जेन सी, वो केड़ी सी तो पहले मिलेनियल्स थे, जेन एक्स थे, जेन एक्स जेन असि पुराने लोग 60s 50s थे। तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1971 से लेके जब मैं इंग्लैंड से वापस आया 1991 तक 20 साल मैंने सिर्फ शलवार कमीज पहनी, सिर्फ, कोई जैकेट, कोई जीन, कोई टाई, कोई कभी नहीं पहनी। यहाँ तक कि मैं अमेरिका गया और उस ज़माने में अमेरिका के और ये जॉर्ज बुश की काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे मिडल ईस्ट के अंदर, ईरान के साथ झगड़े हो रहे थे एंड सो ऑन। तो मैं जब गया तो वहाँ मैं शलवार कमीज़ पहन के न्यूयॉर्क में फिर रहा था। और लोगों ने कहा कि ये तो कोई टेररिस्ट आ गया है, ये तो कोई ईरानी टेररिस्ट लगता है, ये कोई अरब लगता है एंड सो ऑन। उसके बावजूद मैंने कहा नहीं, मैंने शलवार कमीज़ में पहन के फिरना। बाकी हुलिया भी आपका तब्दील था? अच्छा, तो अब तो ये तो चलता रहा। और उस वक्त आप यकीन करें मेरी दाढ़ी भी होती थी, बड़ी ठीक ठाक दाढ़ी थी। हाँ। और 1971 ऑनवर्ड्स टू 1990s, तो उसमें अब एक इंसिडेंट आपको याद कराऊं कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था, कहीं जा रहा था, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, नीचे वो बलोच चप्पलें पहनी हुई थी, बिल्कुल बलोच ही लग रहा था। तो एक खातून आई और सलाम दुआ ली और कहने लगी कि मैं आपकी दाढ़ी को हाथ लगा सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा यार दाढ़ी ला दो मसला ही ना बन जाए। उनका वैसे मोटिव क्या था? उन्होंने जनाब बड़ी दाढ़ी पे हाथ फेर के थैंक यू वेरी मच। मोटिव क्या था वो? मुझे क्या पता मोटिव क्या था। अच्छा, तो बहरहाल तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं फिर शलवार कमीज़ पहनी शुरू कर दूँ। आप यकीन करें कि ये मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे बड़ा शौक़ है शलवार कमीज़ पहनने का, मगर बात यह है कि मुझे उसमें से एक प्रॉब्लम है, मुझे खाने पीने का बड़ा शौक़ है। अच्छा। और शलवार कमीज़ में ऐसे लगता पता ही नहीं चलता कि आप मोटे हो रहे हैं कि नहीं मोटे हो रहे। तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैंने अब जीन्स पहननी है और टाई पहननी है ताकि मैं जवान रहूं, और ये शलवार कमीज़ पहनी नहीं तो खाने खाए नहीं और मैं फ़ौरन नॉकआउट हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं शलवार कमीज़ नहीं पहनता। अच्छा। और मैंने अपने आप को टाइट करके रखा हुआ है। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज़ रीजनेबल। मगर जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर एक तस्वीर घूमती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करनी हो ना किसी ने, तो वो तस्वीर निकाल के और वो चला देते हैं। वो तस्वीर है एक बलोच लीडर की, शेर मोहम्मद मरी, जो कि 60 की दहाई के अंदर उन्होंने अयूब खान के ख़िलाफ़ एक तंजीम चलाई थी आर्म्ड। उसके साथ उनके कुछ मरी साथी खड़े हैं, मरी कबीले के सब लोग खड़े हैं, और उन्होंने एक पुरानी वो क्या उस ज़माने में बंदूकें होती थी 7mm जिसे कहते थे, 7mm राइफल। हाँ राइफल, वो उन्होंने पकड़ी थी। और इल्ज़ाम ये लगाया जाता कि सेठी है। तो वो सेठी नहीं है। शेर मोहम्मद मरी साहब को बड़ी गुस्सा था कि देख यार मेरी तस्वीर जो सेठी दे ना खाते पा। लेकिन आपको तो खुशी थी ना। अच्छा, तो छोड़ो ना। तो अब बात यह है कि इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब आपको जवाब मिल गया शलवार कमीज़ का भी, दाढ़ी का भी और वो तस्वीर का भी। तो मेहरबानी से अगर हम फोकस कर ले ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी आपकी तरफ से हम ना समझें आप जुम्मे वाले दिन कमीज शलवार पहन के नहीं आ सकते? नहीं। अब्दुल्ला रावलपिंडी से आपके सवाल पूछने का बहुत शुक्रिया। जब इतने पहलू आपने छेड़ दिए और एक बात के अंदर आपने कितने चीज़ें बताई कि आपकी दाढ़ी रिमूव करने का सबब कौन सा वाकया बना, फिर आप कमीज शलवार किस वजह से नहीं पहनते, और खाने पीने का, देयर सो मेनी थिंग्स, बट कुछ चीज़ों की डिटेल्स नहीं आती सामने।
कुछ फैसलों की डिटेल्स नहीं आती अब क्या सामने, कहने वो वाली किस हो? बुनियाद पर मत डरें आप मत अलर्टो, क्योंकि आप तो इमिग्रेट करके यूएस नहीं जाने वाले नहीं, ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं नहीं होता। होता। लेकिन हमें जवाब चाहिए कि 75 कंट्रीज जिनको किन बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सिलेक्शन की गई है, कब से ये काम हो रहा था ये बताया नहीं गया, लेकिन फौरी तौर पर जो इमिग्रेशन वीज़ाज हैं उनका प्रोसेस रोक दिया गया है, ना अप्रूव होंगे ना इशू होंगे, जिसके सबब बहुत से पाकिस्तानी परेशान है। सर सब ये किन बेसिस पे फैसले किए जा रहे हैं? देखिए 75 कंट्रीज़ में पाकिस्तान आ गया इसलिए तकलीफ हो रही है हाँ ना तो सबको। इंडिया नहीं आया ना, इंडिया तकलीफ नहीं इस आया। वजह से भी है। अच्छा, उसका जो रीज़न दी जा रही है पाकिस्तान को क्यों इंक्लूड कर लिया और इंडिया को क्यों नहीं किया, जी। वो इसकी जो बेसिक बैकग्राउंड है ना इसकी, कि वो ये है कि आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिकन वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो जी। हैं उसको नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और बहुत से पैसे ज़ाया होते हैं और ख़र्च होते हैं अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी, इसलिए इसी वजह से उन्होंने बहुत से एड प्रोग्राम्स बंद कर दिए। जी यही उनका था ना इलॉन मस्क के साथ Exactly. मिलके जी, DOGE। DOG। और उसमें ये भी था कि पता करें कि हमारी जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटीज़ इस्तेमाल करती हैं, जी जी तो उसमें से पाकिस्तान वाज अमंग्स्ट थी। हाँ, हाईएस्ट जिनको 40% उन्होंने कह दिया। कि जी- माइकल कुगलमैन ने इसके ऊपर एतराज किया कि किस डेटा की बुनियाद पे बहरहाल आपने उन्होंने कहा उनका जो डेटा है वो ये शो करता है कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो हैं या जो कि इमिग्रेंट्स यहाँ वो ज़्यादातर जो है दे टेक एडवांटेज ऑफ कि जी हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारी हालत ख़राब है, और जाके वो अमेरिकन टैक्स पेयर के ऊपर एक बोझ बनते हैं। ये बाय द वे उसी किस्म की आर्ग्यूमेंट है जो कि राइट विंग ने यूके के अंदर दी थी जी ब्रेक्सिट में निकलने के लिए। जी जी वो कहते थे कि ये यूरोपियंस, ईस्ट यूरोपियंस और बाकी यूरोपियंस जो है वो सारे यूके आ रहे हैं हाँ और यहाँ आके वो हमारी जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। फ्री मेडिकल बिकॉज अपने मुल्कों में नहीं है और हमारे यहाँ फ्री है, तो ये बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो उसने कहा कि ये इस किस्म की इमिग्रेशन भी जो है जो कि अंडर द रूल्स ऑफ द EU अलाउड है, उन्होंने कहा इसको भी बंद करें। दिस वाज वन ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट्स फॉर लीविंग द EU कि जी हम फ्री फंड में नहीं सब्सिडाइज कर सकते ये अनएम्प्लॉयड यूरोपियंस को यहाँ आके और वो हमारी वेलफेयर फैसिलिटीज़ को अंडरमाइन करें। ठीक। तो यहाँ भी यही बात कही गई है कि बेसिकली रीज़न ये है कि पाकिस्तानीज आर अमंग्स दोज जो कि बहुत नाजायज़ फ़ायदा हमारी वेलफेयर बेनिफिट्स का लेते हैं। इसमें इंडिया नहीं आया, इसमें इंडियन इमिग्रेंट्स जो हैं वो जॉब्स ले जिक्र लेते ही हैं नहीं। और इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं जी कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो ज़्यादातर आते हैं वो लेबर क्लास से आते हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स जो ज़्यादा आते हैं वो Skill based आते हाँ हैं। स्किल बेस्ड मिडिल क्लास से आते हैं। उनको नौकरियां मिल जाती हैं, वो अपना रोटी पानी उनको हो जाता है। जी हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं ये कोई टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, कुछ उससे पहले फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। पाकिस्तानियों की तो 8-8 9-9 की फैमिलीज होती हैं, इंडियंस जो हैं वो 3-3 2-2 3-3 से काम चल रहा है। तो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो हैं वो बिफोर दे अनलेस दे फुली एम्प्लॉयड उनको काफ़ी बोझ बन जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन दी 75 कंट्रीज। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ दीज countries are poor countries, lower income countries, जी जी and so एंड therefore मोस्टली ब्लैक एंड ब्राउन। brown and black because ज़ाहिर है थर्ड वर्ल्ड से ही लोग आ रहे हैं ना, एंड देयर आर द सेम कैटेगरी के अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ असाइलम क्रिएट ले रहे हैं फैसिलिटी। और पता है आपको कि जो वाइल यू आर इन असाइलम आप नौकरी नहीं कर सकते और रियासत जो है वो आपको हेल्प करती है, Fund करती है फंड आपको, करती है जी। आपको until your application is processed। तो मतलब इस किस्म के इश्यूज हैं, तो दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट एंड इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। बाकी ये है कि इससे पहले आहिस्ता आहिस्ता बहुत से कदम उठाने शुरू कर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। जी पहले तो जनवरी 14 को उन्होंने एक 10 दिन उन्होंने कहा कि हम 10 दिन अनाउंसमेंट से पहले 10 दिन पहले आपको बता रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। और ये 75 कंट्रीज़ की लिस्ट जो थी इसको पहले तो 39 कंट्रीज़ की लिस्ट बनी, फिर ये 75 पे हुई। और फिर ये कहा गया कि जो स्क्रीनिंग करनी है इन लोगों के लिए जी। वो ज़रा तकड़ी होनी चाहिए, उसमें अंग्रेज़ी पूछनी चाहिए आती कि नहीं आती, आपकी सोशल मीडिया चेक्स हो सोशल गए हैं। पिछले 5 साल से 10 साल History की दें। हिस्ट्री दें, आपके ट्वीट्स क्या किया आपने, क्या नहीं किया। तो इस किस्म की चीज़ें थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड किया गया है। और फिर कस्टम्स ऑफिशियल्स को ये कहा गया कि आप बिफोर यू गिव अ वीज़ा या इमिग्रेशन स्टेटस आप चेक करें कि ये हाई रिस्क
इंडिविजुअल है कि नहीं, ये अमेरिकन सोसाइटी में फिट इन करेगा या नहीं करेगा, हमारे लिए ख़तरा है इसको आने का कि नहीं है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो थी दे वर पुट इनटू इफेक्ट। तो अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को ये बैन नहीं अफेक्ट करेगा, ना विजिट वीज़ा ना विजिट वीज़ा को अफेक्ट करेगा, ना ही बिजनेस वीज़ा को, ना ही बिजनेस वीज़ा उसको अफेक्ट करेगा, और ना ही वो H1 वाले वीज़े जो हैं जिनको H1B। और ये सिर्फ इमिग्रेंट्स जो हैं दोज हु वांट टू इमिग्रेट टू अमेरिका, और उनकी स्क्रीनिंग होगी। ठीक है। तो सिर्फ ये मागा को खुश करने के लिए, अपनी सपोर्ट बेस को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मिड टर्म इलेक्शन से पहले इस तरह का मूव करना, कोई स्टैट्स ना देना कि डाटा आपने किस बुनियाद पर इस्टेब्लिश किया। आशा, ये सारे यूरोप में भी यही हो रहा है, ये एक राइट विंग मूवमेंट चल रही है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप राइट विंग मूवमेंट को यूरोप में सपोर्ट कर रहा है, और प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग या डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहा है। और क्योंकि ये इमिग्रेशन हैज़ बिकम अ बिग इशू। ये एक ज़माने में ये डिबेट चली थी पहले भी, उस वक्त बरतानिया में डिबेट चली थी, सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन बरतानिया में हो रही और थी, पाकिस्तानियों की और सबसे पाकिस्तानियों की थी और इंडियंस की, जी। और फिर ईस्ट अफ्रीका से लोग आ रहे थे। उस वक्त ये डिबेट जो शुरू हुई वहाँ, उन्होंने दो लफ्ज़ अंग्रेज़ी के, एक था असिमिलेशन, एक था इंटीग्रेशन। असिमिलेशन का ये था कि आप जैसे हम हैं वैसे ही बन जाए, तो फिर तो ठीक है, जो हमारा कल्चर है वो कल्चर अपना लें, जिस तरीके से हम बोलते हैं, जिस तरीके से हम उठते हैं बैठते हैं, आप एसिमिलेट हो जाए, मिल जाए, मिक्स हो जाए। दूसरा ये डिबेट थी कि नहीं, आप इंटीग्रेट हो जाए, मिक्स ना हो। अच्छा, आप अपने ऑटोनॉमी रख के मगर हमारे कानून को ओबे करें, इंटीग्रेशन हो जाए, जेल इन तो करें ना। हाँ। तो ये दोनों डिबेट चली, और वहाँ जो प्रोग्रेसिव लोग थे वो कहते थे इंटीग्रेशन ठीक है, असिमिलेशन नहीं, हमें इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि आप अंग्रेज बन जाए, ये रहे, आप अपना कल्चर रखें, सारा कुछ रखें, मगर जो हमारे कानून हैं उसको बालादस्ती करें, हमारी आइन को तस्लीम करें, और हमारे जो हमारे कस्टम्स हैं उनको ख़राब ना करें। अच्छा, तो ये डिबेट चली थी वहाँ। अब ये डिबेट जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना पूरी कम टू स्टैंड स्टिल, और वो उल्टी हो गई है। अच्छा। पूरा चक्कर घूम के डिबेट आ गई है कि ये एसिमिलेशन भी नहीं हुई, हुआ ये है कि ना इंटीग्रेशन हुई है ना एसिमिलेशन हुई है, और हुआ ये है कि हमारे लोग जो हैं फ्रॉम ऑल ओवर द अरब वर्ल्ड एंड एल्सवेयर, ये इंटीग्रेट भी नहीं किए, एसिमिलेट भी नहीं किए, इन्होंने आके वहाँ अपने छोटे छोटे पाकिस्तान, अपने छोटे छोटे सीरिया, अपने छोटे छोटे अल्जीरिया, अपने छोटे छोटे ये बना लिए, और वो गेटवाइज हो गए, और वहाँ से ये निकलते नहीं हैं, और वो भी छोटे, और वो बिल्कुल वहाँ एक ऐसे लगता है कि ये फ्रांस का या बरतानिया का हिस्सा ही नहीं है। अब जब लोग मैनचेस्टर की बात करते हैं या ब्रैडफोर्ड की बात करते हैं, तो यही बातें आती है कि जी वहाँ तो ऐसे लगता है ये छोटा पाकिस्तान है। साउथ हॉल में शर्त लगा के लोग जाते हैं कि कोई गोरा ढूंढ के दिखाएं। तो ये अब प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि देखिए यार, ये तो हमने तो इनको कहा था कि आप इंटीग्रेट हो जाए, अब तो ये तो इंटीग्रेट भी नहीं हुए, ये तो यहाँ भी आगे अपनी हरकतें कर रहे हैं जी। और फिर वो पूरी एक कैंपेन चली थी जिसमें पाकिस्तानीज़ को आइडेंटिफाई किया था उस वक्त की होम सेक्रेटरी अंडर ऋषि, जिसने कहा था कि ये गैंग शैंग्स, ये वो सारी बात हुई थी, आपको याद होगा कि ये अंडर एज लड़कियों के साथ उनको ट्रैप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एंड सो। तो ये पूरा एक राइट विंग का एक एंटी इमिग्रेशन एजेंडा बन चुका है वहाँ। और फ्रांस में तो बहुत स्ट्रांग है कि जी हमारा कल्चर ही है ना, फ्रेंच कल्चर, उसको ही ख़त्म कर रहे हैं। और वहाँ ये है कि जी मुसलमानों की रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने तो बच्चे पैदा करने बंद कर दिए, उनकी तो सारी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, यंग लोग नहीं नज़र आते, और जो यंग लोग नज़र आते हैं वो लंबी पाकिस्तानी, इंडियंस एंड अरब्स, क्योंकि वहाँ 6-6, 7-7 बच्चे हो रहे हैं, तो और वो बोझ भी पड़ता है उनके वेलफेयर सिस्टम के ऊपर, और शादियाँ भी, और फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रिसोर्सेज जो हैं रियासत की, वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं प्रोपोर्शनेटली ये कर रहे हैं। और अब ये डर लगना शुरू हो गया कि 30-40 साल के बाद इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, और जो वहाँ के ओरिजिनल फ्रेंच या जर्मन या ब्रिटिश है वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो ऑलरेडी अभी आपने देखा है कि इंडियन को उन्होंने, इंडियन ब्रिटिश को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है यूके के अंदर, ऋषि सुनक। हाँ, ऋषि को। तो अब मैं कह रहा हूँ इस किस्म के वहाँ राइट विंग जो है एक्सप्लॉइट कर रही है, और यही अमेरिका में एक किस्म की इस्लामोफोबिया के बाद, और ये रेसिज्म भी है इसमें, और इसमें लोग इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं कि हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है हमारा, तो इनको निकालें, इनको जहाँ से इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इसको एक्सप्लॉइट कर। चलिए, ये तो असबाब आपने बताया कि किस बुनियाद पर इनवर्ड पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं कुछ ममालिक, लेकिन
पाकिस्तान के तो अमेरिका के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं जितने इससे पहले कभी नहीं देखे गए, और दफ्तर ख़ारिजा ने भी कहा कि हम क्लोजली इस मामले को देख रहे हैं और हम राब्ते में हैं उनके साथ। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने आज एक अमेरिकी वफ्द से भी मुलाकात की है, तो जाहिर है इस बाबत भी बात हुई होगी। ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, तो क्या पाकिस्तान अपना नाम इस लिस्ट से निकलवा सकता है इन एफर्ट्स के बाद? मेरा या नहीं मिसाली ख्याल निकलवा ताल्लुकात सकता, ऐसा नहीं होगा? ख्याल निकलवा सकता। ये डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा कुछ करता है फिर पीछे हटता है। अभी वहाँ से जब ये शोर शोर पड़ा है तो डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये है कि ये पॉज है, ये परमानेंट नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग है, जी। हम पॉज कर रहे हैं। तो इसका पॉज का मतलब ये है कि महीने दो के बाद फिर रिवर्स भी हो सकता है, या ये कि और रिलैक्स कर देंगे। साथ ये भी कहा है कि आप जाएं अप्लाई करें, हाँ, वीज़ा प्रोसेसिंग बंद नहीं कर दी, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, रिसीव लेकिन करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे और इशू नहीं करेंगे वीजा। हम वो उस वक्त तक पेंडिंग रखेंगे। जी। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्या? यकीन नहीं आएगा आपको, क्या? नहीं आएगा। अच्छा, मुझे आइडिया है, चले आप बताएं। नहीं, आइडिया ये है कि मेरा अमेरिकन वीज़ा कोई 2 साल पहले एक्सपायर कर गया था। मुझे हमेशा 5 साल का विजिट वीज़ा मिलता था, B1 B2। तो मल्टीपल विजिट्स अलाउड होती हैं, 6 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकते और आप काम शाम नहीं कर सकते वहाँ। जी। तो मुझे काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस पे दावत आती थी, मैं जाता था, साल में 2-3 चक्कर लग जाते थे टू अटेंड सम कॉन्फ्रेंस और टू स्पीक एट सम कॉन्फ्रेंस। फिर जब कुछ 2 साल पहले मेरा जब वीज़ा एक्सपायर किया तो मैंने अप्लाई किया फॉर अ फ्रेश वीज़ा। आपको बताऊं कि उससे जो उन्होंने डिटेल्ड हिस्ट्री मेरे से मांगी अच्छा। कि पिछले 10 साल में आप किस मुल्क गए हैं, कितने दिन रहे हैं, कौन सी डेट्स पे, कैसे, अमेरिका कितनी दफ़ा आए हैं, कितनी दफ़ा गए हैं, कितने ईमेल एड्रेसेस हैं आपके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉज आ गया। कि आपकी कोई कन्विक्शन हुई है या नहीं कन्विक्शन हुई, या आप जेल गए हैं या जेल नहीं गए, अच्छा। और इस किस्म की चीज़ें सवाल पूछना शुरू कर दी। अच्छा, उनका तो अपना इंटरनल सिस्टम है जो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसके बावजूद ये सवाल हुए? नहीं, उससे पहले ये सवाल हुए। हाँ। और मुझे ये कहा कि आपका वीज़ा, मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपका वीज़ा अभी रिजेक्ट हो गया है। ये मेरे साथ ये हुआ है। ओहो। तो मुझे कहा कि रिजेक्ट हो गया और जुगनू का वीज़ा उन्होंने दे दिया उसको। अच्छा। 6 माह के बाद जुगनू का वीज़ा उसका आ गया, मेरा वीज़ा नहीं आया। मैंने इंक्वायरी की कि भाई क्या हो गया मेरे वीज़ा को, और जैसे जवाब आया कि रिजेक्शन हुई है, मगर अभी आप उम्मीद ना छोड़े, अभी इसको रिव्यू में हमने डाला हुआ है। वो रिव्यू भी चलती रही। आप यकीन करें 1.5 साल लगा बिफोर द रिव्यू वाज कंप्लीट, एंड बिफोर देन वन डे आई वाज इश्यूड द वीज़ा। तो ये सिचुएशन है, ये नई बात नहीं है, वैसे ही डिलेज हो रही हैं। जिन लोगों के पास काफ़ी अरसे से मल्टीपल एंट्री B1 B2 वीज़ास थे, उनकी भी 2-3 साल से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, और आहिस्ता ये दे रहे हैं। तो इट इज़ नॉट कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने के साथ ही हुआ है, ये पॉलिसी जो थी इट वाज इन द मेकिंग कि टेक इट ईजी, और सबकी स्क्रूटनी जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। जैसे ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी प्रेसिडेंशियल, तो लोगों को ये शायबा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो इस नौयत की पाबंदियों का ऐलान कर सकते हैं, इस वजह से मोहतात थे वीज़ा इशू करने में। और एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में 1 लाख के करीब वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ किए गए हैं। अच्छा, लेकिन सेठ साहब, रीज़न तो नहीं बताया जाता वीज़ा रिफ्यूज़ल का? वो कभी नहीं बताते। हाँ। दैट इज देयर इंटरनल थिंग, दे विल नेवर गिव यू, बिकॉज यू सी इफ दे गिव यू अ रीजन देन यू कैन चैलेंज इट। तो वो कहते हैं नो रीजन गिवन, बस खत्म, फिनिश, एंड ऑफ, मोर ठप, रिजेक्टेड। अच्छा सेठ साहब, मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से हल्का सा इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कोट किया जा रहा है कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में मुबहम सा कहा कि वी शैल कंटिन्यू, यानी हमें वी शैल गो ऑन। आपको लगता है कि वो मिड टर्म इलेक्शन के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करके बच सकते हैं? मिड टर्म इलेक्शन, एंटी ट्रंप सेंटिमेंट अमेरिका में मौजूद है? नहीं, मेरा ख्याल है मिड टर्म इलेक्शन तो करानी पड़ेंगी इनको। थोड़ी बहुत डिले तो आई थिंक वो तो बंदा खींच लेता है। अच्छा। बट ये नहीं हो, ये तो कांग्रेस की इलेक्शंस है ना, तो ये तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिले देम। ठीक। और वो हमेशा देखिए अमेरिकन सिस्टम के अंदर सबसे एक बात कही हमेशा कि जो फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका के, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल किया था। एक तरफ प्रेसिडेंट को पावरफुल बना दिया, दूसरी तरफ उसके पावर्स के ऊपर कांग्रेस को बैठा दिया कि आपने कांग्रेस से इजाज़त लेनी है। पहली बार हर चीज़ जो है प्रेसिडेंट जो भी करता है कांग्रेस के साथ दिन रात इंटरेक्शन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग कि मिड टर्म इलेक्शंस का इसलिए दिया गया कि अगर एक प्रेसिडेंट 1 साल जीतता है
तो 2 साल में पता चल जाता है कि ये कैसे जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आधे इलेक्शंस जो हैं वो 2 साल के बाद होने चाहिए इनटू अ प्रेसिडेंशियल टर्म, ताकि लोगों को एक असेसमेंट हो सके। अगर वो समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक नहीं जा रहा तो मिड टर्म के अंदर रिपब्लिकन्स की जगह पे वो डेमोक्रेट्स को वोट देंगे, तो डेमोक्रेट्स की जो सिचुएशन है इन कांग्रेस वो बेहतर हो जाएगी जी। फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा उसके ऊपर लगाम डाल सकते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो थी, दिस इज़ द एसेंस ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसको वायलेट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आगे स्पीड ब्रेकर है या नहीं आपने जाना। और इसके अलावा 75 मुल्कों में अगर पाकिस्तान का नाम आया है तो हमारी बचत हो सकती है किसी तौर या नहीं, एनालिसिस आपके सामने है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब वीज़ा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान में ही रह के काम कर लेंगे। अच्छी गल है। हाँ, और जब इतना अच्छा मतलब अच्छा, वो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ फिर अब तुमने बात ही ऐसी करती हो कि मुझे कोई बातें याद आ जाती है। अच्छा, ये किस बारे में? अच्छा, वो ये है कि हम अमेरिका में थे और जुगनू, मैं, मीरा और साथ हमारे दोस्त थे, डॉक्टर सलमान शाह, उनकी एहलिया नीला, उनके 2-3 बच्चे और एक अच्छा सबसे छोटा बच्चा आसिफ। दिस इज़ 20 years ago, 22 years ago। ठीक है। तो हम एक शॉपिंग मॉल पे गए और उनकी बेटी थी, छोटी बेटी 6 साल की, उसका नाम था लिली। अच्छा, तो वो हम गए वहाँ, तो शॉपिंग मॉल पे बैठे हुए थे, तो मैंने अपने अली को कहा और उन्होंने लिली को कहा कि जाएं जाके अपने लिए कुछ ले लें वहाँ से, वो स्टॉल शॉल है। तो वो गई लिली और वो गए वहाँ, उन्होंने जाके खातून को कहा कि हमें बर्गर दे दो, ये दे दो। अच्छा। वहाँ अमेरिकन है, वो जवाब आप नहीं देते ना, दे थोड़े वेरी खुले डुल्ले, वो ज़्यादा पोलाइट नहीं है। लंदन में बड़ी पोलाइटनेस होती है। यस, थैंक यू, वज़ादारी है वहाँ पर, लेकिन वो रूड एंड रफ एंड ड्राई। हाँ, अमेरिकन वाला कोई नहीं होता। तो लिली ने टर्न अराउंड एंड सेड टू द वुमन कि व्हाई इज योर मूड सो ऑफ। टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल ना, व्हाई इज योर मूड सो ऑफ। और 6 साल की बच्ची उन्होंने कह रही है। अच्छा। तो उन्होंने समझ ही नहीं आई कि की कह रही है, क्या क्या आ गई। तो वो आसिफ जो छोटा था वो गोदी में था। अच्छा। तो उसने कहा असी गंदे ही चंगे। इसका क्या मतलब? यानी ऐसे रूड होने से? मैं नहीं। हाँ। तो आपने वो कहा ना कि असी पाकिस्तानी चंगे, असी पाकिस्तानी चंगे, हाँ। असी गंदे ही चंगे। हाँ। तो ये वो असी गंदे ही चंगे वाली गल बन गई। हाँ। हाँ। वो क्या कहते हैं, मजबूरी का नाम शुक्रिया। हाँ, तो और ऐसे में जब पॉलिटिक्स भी थोड़ी बेहतर हो रही हो, कुछ मीठी मीठी बातें हो रही हो, अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट हो जाए 5 महीने के बाद, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ऐसे में अयाज सादिक साहब से जब बात हुई तो एक तो उन्होंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं है, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है, मैं अपनी मर्जी से फैसले करता हूँ, मैंने अपॉइंट किया अपोजिशन लीडर को। ओके, ठीक है, नवाज शरीफ वाली बात उन्होंने माइनस कर दी बिल्कुल। लेकिन मैं आती हूँ उन 3-4 रेड लाइंस की तरफ जो अयाज सादिक साहब ने बताई हैं महमूद अचकज़ई साहब के लिए। क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के, हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, मैं नहीं इजाज़त दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा बात करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, कमेटियों में आएँ, अपना काम करें, जो काम करने की ज़रूरत है उस पर एम्फेसिस दें। और दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो सिंध के 4 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं। वहाँ कौम परस्त जमातों की कुछ तकरीबात हैं, उनमें उन्होंने शिरकत करनी है। तो आपको बताऊं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इनिशिएटिव कहाँ से आया, कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव था कि अचकज़ई साहब को बना देना चाहिए, हमें क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम। और 5 माह से ये सीट खाली थी जी। और बड़ा प्रेशर था फ्रॉम पीटीआई। तो गवर्नमेंट का हमेशा ये सियासतदानों का यही मौक़िफ़ होता है कि अगर कोई कहे कि हमने बात करनी है आपसे, तो आप कभी ये नहीं कहते हमने बात नहीं करनी। स्पेशली एक पॉपुलर पार्टी जो वो कहती है हमने बात करनी है, नेगोशिएशन करनी है, और आपके हम वी आर नॉट रेडी टू सिट विद यू, या हम ऐसी प्री कंडीशंस लगा दें जिससे अवाम ये समझे कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो सियासतदान कभी भी दरवाजे बंद नहीं करते। हालांकि ज़रूरी नहीं होता कि दरवाज़ा खुला है तो उसका मतलब है आप जा सकते हैं, फिर भी रुकावट होती है, मगर वो एक दरवाज़ा खुला शो करना पड़ता है। अच्छा, अब तो ये मगर एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं मान रही थी। वो कह रहे थे कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये पीटीआई वाले जो हैं ये
किसी चीज़ पे टिकते नहीं हैं। ये आपको पता है खान साहब क्या बातें करते हैं जेल के अंदर, और जब ये मिलने जाते हैं क्यों अब इनको रोकते हैं, उन्होंने आगे से पूरी डिटेल बताया नून लीग वालों को कि आपको पता नहीं है खान क्या कर रहा है वहाँ बैठ के। जो जाता है वहाँ उसको गालियाँ सबके सामने देता है, हर किस्म की चीज़ करता है वहाँ। और अगर हम वो सुना दें तो आप यकीन नहीं करेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ यूजिंग। उनको कहा भी गया है, जेल अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप जो बात करते हैं वो रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज़ें, तो आप ना ऐसी बातें किया करें जो कि ज़ाहिर है बड़ी पर्सनलाइज किस्म की बातें हैं। मगर वो बाज नहीं आते, वो कहते हैं रिकॉर्ड हो मैं करूँगा। और उनका जो मूड है वो इतना मतलब ख़तरनाक है कि उनके साथ तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो गालियाँ देते हैं वहाँ बैठ के। तो इसलिए फिर हमने, और वो अलीमा जो थी वो बाहर आके फिर वो उसका लुबे लबाब बना के कोई ना कोई कर देती थी, इसलिए हमने रोक दिया ये। तो फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि अच्छा चले दूसरी बहन को इजाज़त दे देते हैं। उनके साथ बात भी हुई, उनको बताया भी कि देखिए अगर वो करता भी है तो आपने यहाँ आके ऐसी बात नहीं करनी, बिकॉज अगर करेंगे तो फिर हम बंद कर देंगे। तो आप सुन लें वो क्या कहता है, हम भी सुन रहे हैं वो क्या कहता है, मगर यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। बाहर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और जो वो हरकतें बातें करता है उस किस्म की बातें यहाँ नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो फिर इसलिए हमने उनको इजाज़त दी। मगर ये अभी भी वही बात है, अभी भी वही चीज़ है, ये आते हैं बाहर आके यही बातें करते हैं। अब हम अचकज़ई साहब को या किसी और को फिर इजाज़त देते हैं और फिर वही चीज़ होती है जो होती आ रही है पिछले 6 माह से होती आ रही है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दिस? तो ये आप सोचें, ये अपने रंग नहीं तब्दील करेगा। वो बंदा अंदर जो बैठा हुआ है वो किसी और मूड में है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं किसी की बात। और हमने कोशिश बड़ी की है, यहाँ तक कि आज आपको बता दूं कि वो जो अमेरिका से डेलीगेशन आई थी, याद है आपको? जी, बिजनेसमैन एक डेलीगेशन आई थी, एक आई थी ना, डॉक्टर्स की और बिजनेसमैन की जी। तो वो इंसिस्ट कर रहे थे कि जी आप हमें मुलाकात करने दें, हम जाके समझाएंगे। और मुलाकात हुई नहीं थी, और हम समझाएंगे उसको कि तुम बाज आ जाओ तो हम जाके समझाएंगे कि नेगोशिएशन होनी चाहिए। एंड यू नो पॉलिटिकल लोग हैं आप। तो उनको कहा गया कि वो नहीं सुनेगा आपकी बात, आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो तो डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ है, वो तो बगावत करवाने में लगा हुआ है, ये तो ऐसे तो सर्वाइवल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं हम उसको समझा लेंगे। कहने लगे हमने फिर उनकी मुलाकात करवा दी। अच्छा, आज मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो उनके 1.5-2-2.5 घंटे की वहाँ मुलाकात हुई। खान ने एक बात नहीं उनकी मानी, एक बात नहीं मानी। उनको झिड़के दे दी कि तुम क्या कर रहे हो, मजाक बनाया हुआ, जरा दफ़ा हो जाओ। अच्छा। वो लगे रहे बेचारे, लगे रहे उनको नहीं। इसलिए फिर वो उठ के बददिल होके वो चले गए। और जाके उन्होंने फिर अब उन्होंने सोचा कि खान तो बात नहीं मानता, मुल्क की बदनामी हो रही है, हम लगे हुए हैं सारा वक्त मुल्क के ख़िलाफ़, और खान सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई। हम इतनी दूर से गए हैं, उसकी खैर ख्वाह हैं, हम उसके सपोर्टर्स हैं, और वो फिर भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए नाउ अ लॉट ऑफ देम आर हेल्पिंग द करंट गवर्नमेंट। उनके लॉबिंग के लिए वो तैयार हो गए हैं, इसीलिए इतनी अच्छी रिलेशनशिप बन गई है, एक्सेस मिल गया है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, आई ऑलवेज सेड कि दे हैव दैट कम्युनिटी देयर हैज़ एक्सेस टू सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में जब ये गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिशमेंट को समझाने की कोशिश की, इसको करने दें हमें, ये सियासतदान होता है, ये दिस पार्ट ऑफ द डील, कोई बात नहीं संभाल लेंगे हम ही। उनको अचकज़ई साहब को आने दें। उन्होंने कहा एडी मोटी फाइल है अचकज़ई साहब दे। अच्छा। तो वो तो गड़बड़ करेगा, यू कांट ट्रस्ट हिम, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज कलर्स। वो तो फिर वही होएगी बात जो पहले करते रहे। मैंने कहा नहीं 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 आप प्लीज़। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा देख लो, आप करके देख लो, कर लो। तो वो फिर कर दिया। हाँ। ठीक, जिम्मेदारी ली इन्होंने कि अच्छा, नहीं ली? तो अब यहाँ मैं अगर कुछ कहूँगा तो आगे से कोई कहेगा नहीं हमने जिम्मेदारी ली। मगर अंडरस्टैंडिंग ये थी विद अचकज़ई साहब एंड विद बैरिस्टर साहब के टोन डाउन और अयाज सादिक साहब माइक बंद कर देंगे, अल्लाह अल्लाह खरीसल्लाह बोलते नहीं, रहे। तो अब टोन डाउन यहाँ वो तो हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। और वो कह रहे हैं आइन के मुताबिक करूंगा मैं। मगर अब ये हुआ, आपने अभी बताया मुझे, के? जो कि मैं ही बताने वाला था, आपने पहले ही कर दिया क्या कि जी वो उठ के सीधे चले गए सिंधी नेशनलिस्ट के पास। जी जी। अब सिंधी नेशनलिस्ट जो है ना, द एस्टैब्लिशमेंट डजंट लाइक सिंधी नेशनलिस्ट। वो किसी किस्म के प्रोविंशियल नेशनलिस्ट जिनका हिस्टोरिकली इल्ज़ाम जिन पे ये है कि ये इंडिया के करीब है, जैसे बलोचों के ऊपर है, अब पश्तूनों के ऊपर भी बन रहा है, और उधर सिंधी नेशनलिस्ट के ऊपर भी ये था। बॉर्डर है ना साथ, और वो पुराने GM सैयद साहब वगैरह, वो जी, उन्हीं की सालगिरह की तकरीबात हैं।
तो अब ये वहाँ पहुँच गए। जी तो ये जो अभी आपने मुझे सुनाया ना स्पीकर साहब का, अब स्पीकर साहब को किसी ने याद दिलाया, हाँ तुहानू की किया सी अच्छा कि इनू तुसी दोगे एक्सेस, तो ये कोई नहीं तब्दील होने वाले। इन्होंने यही प्लेटफॉर्म जो है ये फिर हुकूमत और रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ और ये सारी जो हमारा सिस्टम है इसके ख़िलाफ़ इन्होंने यहाँ भी एजुटेशन करनी है। तो आपको अभी देखिए ये उठ के चला गया है वहाँ। अगर जाना ही है तो आप जाए, मगर ये तो ना और अपनी ये कॉल जो है इनकी 8 की उसको और ये तेज़ कर रहे हैं। जी जी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ही तैयारी हो रही है तो 8 बात यह है फरवरी के कि लिए। इसीलिए अब स्पीकर साहब ने हाँ सोचा कि मैं कह दूं हाँ कि मैं ये नहीं इजाज़त दूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफेंसिव पे हो गई है। अच्छा बिकॉज भाई बिग बॉस ने इशारा किया कि हमने आपको क्या कहा था कि ये दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड, और ये इस किस्म की अपॉर्चुनिटी लेके एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन ये हुकूमत ने रिस्क नहीं लिया इस तरह से महमूद चकज़ई साहब को इन तो करके। अब यही तो इशू बन गया ना। तो अब ये है कि स्पीकर साहब ने बता दिया कि मैं ये नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। मगर मैंने आपसे कहा था कि तलवार एक रखेंगे पीछे, हाँ तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, चैलेंज हो तो जाएगी। ये अब चैलेंज ये होगा कि क्या स्पीकर साहब मेंटेन कर सकते हैं पार्लियामेंट की डिग्निटी एंड ऑनर, एंड क्या इनको स्पीकर बंद करने की बात नहीं है, वो तो शोर शराबा हो जाता है। हाँ। वो तो और भी पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। अगर इन्होंने पार्लियामेंट को ना चलने दिया देन प्रॉब्लम। और इन्होंने रियासत को अटैक किया और रियासत के अदारों को अटैक किया, तो फिर तो जाहिर है कि मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये ज़ुबान फिर बंद कर दी जाएगी और उसका तरीका अब यही होगा कि वो कहीं और से फैसला दिलवा दिया जाएगा। तो अगर नहीं तो ये तलवार रहेगी, कोई फैसला नहीं आएगा, ये रहेगा उस वक्त तक जब तक ये बिहेव करते हैं। अगर ये बिहेव नहीं करेंगे तो देन ऑफ कोर्स द स्वॉर्ड विल फॉल। तनकीद तो ये भी आ रही है सेठी साहब के जैसे छलनी बोले छाछ को तेरे में छेद, ये खुद पहले तनकीद का निशाना इसी प्लेटफॉर्म पे अदलिया को बनाते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी, इवन के ये भी कहते रहे हैं कि इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। तो वो किस मुंह से इन्हें रोक रहे हैं? उसी मुंह से जिस मुंह से वहाँ बैठे में गाली मुक गई। गल मुक गई, खत्म करो गाली। अच्छा एक और सवाल का भी जवाब दे दें कि ये भी मानना है कुछ लोगों का कि कराची में सुहेल आफरीदी साहब ने जो पास शो दिखाया अनएक्सपेक्टेड, बड़ी तादाद में लोग आए, कुछ लोगों के मुताबिक तो 1 लाख के करीब आए, कुछ लोग कह रहे हैं 20,000 से 50,000 के दरमियान। सुहेल आफरीदी जैसे न्यू कवर ने इतना बड़ा जलसा कर लिया, उसके बाद खौफ का आलम था, थरथली मच गई, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि महमूद चकज़ई साहब को पार्लियामेंट में ले आओ। वजन है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई थरथली नहीं बजी, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये पहले से प्रोग्राम था, काफ़ी देर से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कि पॉलिटिक्स के अंदर स्पेस छोड़नी चाहिए। ओके और ऐसे आप यू आर पुशिंग देम टू द स्ट्रीट, कीप दिस एवेन्यू ओपन। ठीक। तो ये वो मान नहीं रहे थे, अब वो मान गए, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मगर अभी भी वो इशू खड़ा हुआ है कि इमरान खान के साथ मुलाकात होने देंगे या नहीं होने देंगे। और मेरा ख्याल है ये 8 फरवरी से पहले नहीं होने देंगे। ये देखेंगे कि अगर 8 फरवरी को ये फिर रास्ता वो इख्तियार करते हैं डिस्टेबलाइजेशन का और चकज़ई साहब पार्लियामेंट के अंदर मिसबिहेव करते हैं, ओके तो फिर भी इजाज़त नहीं मिलेगी मिलने की। तो 8 फरवरी को हम लिटमस टेस्ट डे कह सकते हैं कि वो आप भी उस सोचिए दिन टेस्ट डे। कि टेस्ट ये भी है ना चकज़ई साहब कैसे बिहेव करते कैसे हैं behave पार्लियामेंट। चले देखिए वो- ना चकज़ई साहब की तो पूरी तारीफ एक है ना, तारीख है तारीख उनकी। है ना, जी। और तारीफ भी है। तारीफ भी है, ज़ाहिर है। वो ये है कि anti-establishment opposition में किरदार। रहे हमेशा। जी हमेशा। नहीं जो पीडीएम की जब गवर्नमेंट बनी थी तो ये साथ थे ना। जी, जी। भूलिएगा मत भूलिएगा चले मत, आपने याद करवा दिया। बिकॉज ही वाज इन ऑपोजिशन टू इमरान खान। उस वक्त ये इमरान खान की ऑपोजिशन में पीडीएम का जी। हिस्सा थे। अब वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए अगेंस्ट द पीडीएम। जी ठीक है, ऐसे। ठीक है। महमूद चकज़ई साहब की एक पूरी तारीख है और इसको याद दहानी के लिए सेठी साहब ने हमारे सामने रखी कुछ मिसालें। बहरहाल ये जो सियासी इस वक्त चल रहे हैं मामलात, उसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना, आपने जाना। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब सेठी साहब, अब अपने पड़ोस में एक ऐसा मामला जिसकी निशानदही आप बारहा कर चुके हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और पड़ोस में हम बात करें स्पेसिफिकली अफ़गानिस्तान की। आप बताते रहे कंधार और काबुल के बारे में, कुछ क्या बताते रहे? वो पहले प्रेडिक्शन और उसके बाद बीबीसी की एक रिपोर्ट क्या बता रही है? जी अच्छा सेठी साहब, ये आपकी प्रेडिक्शन मार्च 2025 की है, तब आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये होने बीबीसी जा रहा है, ये हो रहा है और ऐसा होगा। और अब बीबीसी इस नतीजे पर पहुंचा और उन्होंने 100 के करीब इंटरव्यूज़ किए हैं और उन्होंने कहा कि पहली बार हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तालिबान के 2 मुतज़ाद नज़रियों के ग्रुप्स वहाँ पाए जा रहे हैं। एक कांदाहार जो सख्त गिर
इस्लामिस्ट हैं और एक काबुल ग्रुप जो प्रैग्मेटिक है। उन्होंने इसकी जो मुख्तलिफ तफसीलात दी और उसकी डिटेल्स बताई, उन्होंने नाम जाहिर नहीं किए, लेकिन उन्होंने हर जगह जाके मुख्तलिफ ज़राए से बात की है, जिनमें सफारतकार भी हैं, कुछ साबिक तालिबान नुमाइंदे भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि उसमें जो बड़ा सवाल एक उठता है वो ये कि क्या काबुल ग्रुप कभी चैलेंज करेगा अखुंज़ादा की सख्त गिर क़यादत को? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज मैं समझता हूँ पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ये ग्रुप्स लड़ पड़े आपस में, क्योंकि अगर ये ग्रुप्स लड़ पड़े तो सिविल वॉर एक किस्म की सिचुएशन हो जाएगी। और अगर वहाँ सिविल वॉर की सिचुएशन होती है, क्योंकि सिविल वॉर इसी को कहते हैं ना जी। तो अगर सिविल वॉर हो गई तो फिर रेफ्यूजीज आने शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान। हाँ, एंड दैट इज़ वन रीज़न पाकिस्तान चाहता है कि लड़ाई झगड़े ना हो वहाँ, आपस में ना हो, और ये ओके। आपस में कोई तरह से कुछ सेटलमेंट हो जाए, ठीक। मगर हो नहीं रही है। इनफैक्ट जो पावर स्ट्रगल है इनसाइड वो और शदीद तेज़ हो गई है। अच्छा, जो 1 साल पहले मैंने बात की थी, बीबीसी ने अब जाके हाँ। वो बात को उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके और पूरा मजमून छापा है जी। और उसमें उन्होंने बताया है कि एक साइड क्या चाहती है और दूसरी साइड क्या चाहती है, एक क्या कर रही है और दूसरी क्या कर रही है, और एक के पैसे कहाँ से आते हैं और दूसरे के पैसे कहाँ से आते हैं, एक के पास कौन से हथियार हैं और दूसरे के पास कौन से नहीं हैं, एक को कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, दूसरे को कौन सी नहीं कर रही। तो ये सारी बातें जो हैं अब उन्होंने एक लंबे चौड़े मजमून में ये लिख के दी है, जो कि वही बात है जो कि हम कर रहे थे, अब उन्होंने डिटेल में इसको फ्लैश आउट कर दिया। डॉट्स कनेक्ट कर दिए उन्होंने। तो अब इसमें जो बात समझ आ रही है वो ये है कि अखुंज़ादा साहब जो हैं, जी। जो कि कंदहारी है, वो ग्रुप जो है वो आइडियोलॉजिकल ग्रुप है, इस्लामिक प्योरिटी। जी। और जो दूसरा ग्रुप है, जैसे अभी आपने जिक्र किया, वो प्रैग्मेटिक है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से रिकग्निशन हो, इंटरनेशनल एड आए, जो रेलवे प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट्स बने इंटरनेशनल फाइनेंस के साथ, एक्सप्लोरेशन हो, और हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले लाइक मोस्ट नॉर्मल कंट्रीज। यहाँ तक कि वो ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सा नरमी की जाए ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेमेन, बिकॉज वो एक अमेरिकनों के लिए और वेस्ट के लिए बहुत बड़ा इशू है कि ख़वातीन की आज़ादी। वो कहते हैं पूरी आज़ादी नहीं, थोड़ी बहुत तो, थोड़ा सा तो रिलैक्स कर दें, और यहाँ तक कि इंटरनेट जो है उसको ना बंद करें। वो हमारा कॉन्टैक्ट है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और इसको वी कैन मॉनिटर इट, मगर ये ना इसको बंद ना करें। दूसरा ग्रुप जो है अखुंज़ादा साहब का, उन्होंने एक ज़माने में इंटरनेट भी बंद कर दिया था, और फिर ये हक़ानी नेटवर्क ने इंटरनेट खोल दिया जी, ये सितंबर में हुआ, इंटीरियर मिनिस्ट्री इनके पास थी, और 3 दिन बाद, और हाँ, 3 दिन बाद restore उसके हो साथ गया। फिर टेंशन हो गई, हाँ। और फिर वो रहा, इंटरनेट खुला रहा। अच्छा, इसी तरीके के साथ और भी बहुत से इश्यूज हैं जिसके ऊपर क्लैश आ रहा है। जी जी, वो दाढ़ी मूंढने का जो हुक्म आया था, वो जो काबुल ग्रुप के ज़ेरे असर इलाके हैं वहाँ उस तरह से एनफोर्स नहीं किया जाता, और ख़वातीन के एजुकेशन के मामले पे भी वो नहीं चाहते कि ये फैसला जो है कायम रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पे अपने आप को असर्ट नहीं किया। तो इस साल समझा जा रहा है कि शायद वो इस मामले में भी आगे आए। डू यू थिंक? नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि अखुंज़ादा ने उसे, मतलब सियासतदान है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो उन्होंने भी, उनके भी अपने एरियाज़ हैं जो कि उन्होंने कंसोलिडेट कर लिए। हक़ानी नेटवर्क के पुराने एरियाज़ हैं, उन्होंने अपने नेटवर्क वहाँ बना लिया है। सारे जो आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी अखुंज़ादा साहब ने कंधार बुला लिए जी, अपने इर्द गिर्द उन्होंने महकमे ट्रांसफर कर लिए और काबुल से। 40,000 स्पेशल फोर्सेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अखुंज़ादा और प्रोपगेशन ऑफ आइडियोलॉजी, वो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया अपना, आर्म ग्रुप। यहाँ तक कि जहाँ कभी कभी किसी इलाके में कुछ थोड़ी सी नरमी दिखाई जाती है बिकॉज ऑफ हक़ानी नेटवर्क, उनकी तरफ से ओके, ये इनके बंदे जाते हैं और फिर जाके इम्प्लीमेंट करवाते हैं वहाँ हार्ड लाइन जी। तो वर्च्यू एंड वाइस वाला जो जी जी जो है वो नेकी और बदी, हाँ, तो वो तो इस किस्म के अब इश्यूज चल रहे हैं। और किसी न किसी स्टेज पे ये डेफिनेटली अखुंज़ादा ने अटेम्प्ट करनी है कि हक़ानी नेटवर्क को एलिमिनेट किया जाए या कमज़ोर किया जाए। अब मुझे ऐसे लग रहा है आगे और असैसिनेशंस मुझे नज़र आ रही हैं। कहा जाता है कि अतात तालिबान के डीएनए में है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो आपस में इख्तलाफ का या तकसीम का शिकार हों, और इसीलिए जनवरी में जो उनकी ऑडियो, पिछले साल की ऑडियो सर्कुलेट कर रही है मुल्ला हैबतुल्लाह की, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हम तकसीम हुए तो अमारात इस्लामिया गिर जाएगी। हाँ, मगर बात ये है कि जो डायलेक्टिक है, जो पॉलिटिकल पावर जो होता है, उसके अंदर जो तजाद है इस वक्त, उसमें तो लड़ाई झगड़ा है। क्योंकि देखिए ना, तो ये एक तो बात कहना कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना और कमज़ोर हो जाएंगे। दिस इज़ अखुंज़ादा टेलिंग पीपल, गिविंग अ मैसेज टू द हक़ानी ग्रुप कि डोंट स्टैंड अगेंस्ट मी। अच्छा, इफ़ यू डू, सबका नुकसान हो जाएगा। बट ये प्रोपेगेंडा है, ये दिस इज़ टू टेल एवरीबडी कि उसका साथ नहीं देना, टू डिस्टेबलाइज द सेंटर। मगर ये अलग हो चुके हैं अब
इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। एक स्टेज ऐसी थी कि हक्कानी को ये भी फिक्र था कि वो उसको असैसिनेट कर दिया जाए। 1-2 लोग असैसिनेट हुए थे, जी आपको जी, याद होगा, और गिरफ्तार भी हुए थे और भागना भी पड़ा था एक मैंने नायब इसके ऊपर भी वजीर को। प्रोग्राम किया था। जी, फिर यह सिराज वापस आ गए थे। तो अब ये है कि इस किस्म की चीज़ें, और वो जो कोर मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ अखुनज़ादा साहब अपने लोग अपॉइंट कर रहे हैं। एंड आई थिंक सूनर और लेटर या तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ तो कुछ हो जाएगा, अच्छा, और या ये है कि कुछ लोग अफगानिस्तान छोड़ के चले जाएंगे एग्जाइल में, बिकॉज अगर वो कंट्रोल ना कर पाए। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फेयर। अच्छा, ये कि जी क्या ओपन सिविल वॉर होगी, मैं नहीं समझता वो होगी, मगर ये ज़रूर है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कमज़ोर करके हावी करना, अपने आप को हावी करना चाहेगा। और इस वक्त वो जो सारा फोर्सेस हैं दे आर डिवाइडेड इक्वली। अखुनज़ादा साहब की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इतनी लड़ाई नहीं की थी, जो जितनी ज़्यादा जंग हुई थी अमेरिकनों के खिलाफ, वो हक्कानी नेटवर्क वाज द कोर लीडिंग फैक्टर। तो इसलिए आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं वहाँ, एंड आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। अच्छा, मगर मैंने जैसे कहा, पाकिस्तान डज नॉट वांट अ सिविल वॉर। हाँ, अच्छा सेठ साहब, पाकिस्तान को सूट क्या करता है ये तो हमें आइडिया हो गया, लेकिन जब सितंबर में इंटरनेट की बहाली हुई, पहले डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ऑर्डर्स आए मुल्ला हैबतुल्लाह के, और उसके बाद 3 दिन के बाद जब रिस्टोर हुआ तो इसे एक बगावत समझा गया अमारात इस्लामिया के अंदर। उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कि इन वज़रा की माजूली हो सकती है जिन्होंने रिस्टोर करवाया, या उनको मुल्क बदर किया जा सकता है, या वो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे ये इंप्रेशन आया जैसे मुल्ला हैबतुल्लाह इस मामले पर पसपा हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि बैरूनी ताकतों के मुकाबले में ये आपस में इत्तफाक फिर भी बरकरार रखेंगे और ये तकसीम ज़्यादा गहरी नहीं होगी? नहीं, ये तकसीम होगी, ओके, ये होगी। ये पावर जो होती है ना, वो ऐसे नहीं होता कि कहने के साथ या ख्वाहिश के साथ। अब 2 ग्रुप्स हैं, पावर स्ट्रगल है, एक ग्रुप हावी होगा, दूसरा ग्रुप कमज़ोर होगा, कुछ लोग मारे जाएंगे। और उसमें बैरूनी फैक्टर या बैरूनी हाथ कितना कार फरमा हो सकता है किसी ग्रुप को मजबूत करने में? मेरा ख्याल है अगर इंटरनेशनल इंटरवेंशन है किसी स्टेज पे, तो वो हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे। और देखिए, शुरू में ही अखुनज़ादा साहब ने ये फैसला किया था कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ कंट्रोल लेना है। एयरपोर्ट का कंट्रोल फॉर एग्जांपल वो इन्होंने ले लिया था, बिकॉज अगेन दैट्स इंटरनेशनल कमिंग गोइंग। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं। थर्ड फैक्टर है द सन ऑफ मुल्ला उमर, जी, मुल्ला याकूब जी। अच्छा, मुल्ला याकूब इज द डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे ही है ना? जी जी, और हक्कानी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और तो मुल्ला याकूब देखना है कि वो किस तरफ जाएगा, बिकॉज ही कुड टिल्ट द बैलेंस। वो हक्कानी साहब के साथ है इस वक्त हक्कानी साहब के साथ है, और वो काबल ग्रुप है, और काबल ग्रुप का हिस्सा। तो अब देखना ये है कि हक्कानी ग्रुप और मुल्ला याकूब ये मिल के कहते ओवरकम अखुनज़ादा या नहीं। एंड आई थिंक ये है पावर स्ट्रगल गोइंग फॉरवर्ड। और इसकी निशानी के तौर पर ये सवाल किया जा रहा है कि दीगर अहकामात, सख्त की अहकामात जो ख़वातीन की मुलाजिमत या बच्चियों की तालीम से मुतालिक जारी किए गए हैं, वो इस साल रिवर्स हो पाते हैं या नहीं, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। और यही इस बात का सबूत होगा कि अफगानिस्तान में कौन सा ग्रुप हावी है। प्रोग्राम के हवाले से कोई सवाल हो, फीडबैक हो, नंबर आपके सामने है, इस पर भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।